बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल कैलेंडर किलर बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कोठी पर गहरा सकूत तारी था। कोठी के अंदर सिर्फ बरामदे में एक कमरे का बल्ब जल रहा था, जिसकी मलगजी सी रोशनी गहरे अंधेरे से नाकाम जंग में मसरूफ़ थी। ये कोठी एक ऐसी कॉलोनी में मौजूद थी जहाँ कोठियों का दरमियानी फ़ासला काफ़ी से ज़्यादा रखा गया था। आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी और कॉलोनी के मकीन ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे कि एक स्याह रंग की कार आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कॉलोनी के पहले के चौक को क्रॉस करती हुई अंदर दाखिल हुई। इसका साइलेंसर बेहद नफीस मालूम हो रहा था, क्योंकि इंजन की आवाज़ मक्खियों की भिनभिनाहट से ज़्यादा नहीं थी। कार की हेडलाइट्स बुझी हुई थीं और कार किसी स्याह हेलो की तरह रेंगती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। यही कोठी है बॉस, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नौजवान ने सामने मौजूद कोठी की तरफ इशारा करते हुए कहा। कार आगे चलकर रोक दो, साथ बैठे हुए आदमी ने गुर्राहट आमेज़ लहजे में कहा और ड्राइवर ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। तकरीबन 100 गज़ आगे जाकर इसने कार एक घने दरख्त के नीचे रोक दी। कार रुकते ही ड्राइवर के साथ बैठा हुआ शख्स बाहर आ गया। वो एक तवीलुल कामत और ख़ासे चौड़े जिस्म का मालिक था। इसने स्याह लिबास पहन रखा था, इसलिए अंधेरे में वो भी तारीकी का एक हिस्सा ही मालूम हो रहा था। चलना बाद ड्राइवर भी बाहर आ गया। वो दरमियाने कद का स्मार्ट सा नौजवान था, वो भी स्याह रंग के लिबास में मलबूस था। क्या तुम्हें यकीन है मार्टिन कि डॉक्टर ब्लेड कोठी में मौजूद है? बॉस ने गुर्राहट आमेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, मेरे आदमी ने इसे अंदर जाते देखा है और फिर अभी तक इसके बाहर आने की इत्तला नहीं मिली। नौजवान ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया। ठीक है, आओ मेरे साथ, बॉस ने कहा और फिर वो तेज़ से कदम उठाता कोठी के गेट की तरफ बढ़ता चला गया। गेट के सामने से गुजरकर वो दोनों कोठी के दाएं तरफ से होते हुए इसके उकुब में आ गए। कोठी की दीवारें खासी बुलंद थीं और इर्द गिर्द ऐसा कोई दरख्त भी मौजूद नहीं था जिसके ज़रिए वो दीवार पर चढ़ सकते। दीवार के ऊपर बिजली के नंगे तार बिछाए गए थे। खासी हिफाजत कर रखी है कोठी की। यस बॉस, कोठी में कुत्ते भी मौजूद हैं, मार्टिन ने दबे लहजे में कहा। कुत्ते हमारा रास्ता नहीं रोक सकते मार्टिन, हम एक आला मकसद के लिए काम कर रहे हैं, बॉस ने कहा और फिर इसने जेब में हाथ डालकर एक रस्सी बाहर निकाली जिसके सिरे पर एक आंकड़ा लगा हुआ था। इसने रस्सी का दूसरा सिरा अपने हाथ के गिर्द लपेटा और फिर इसने रस्सी के आंकड़े वाला सिरा ऊपर फेंक दिया। दूसरे लम्हे रस्सी तन सी गई। मखसूस अंदाज में बना हुआ आंकड़ा दीवार के दूसरी तरफ किसी दर्ज में फंस गया था। बॉस ने रस्सी को खींच कर देखा और फिर वो अपना ओवरकोट उतारने लगा। ओवरकोट उतारकर इसने कंधे पर डाला और फिर रस्सी को पकड़कर तेज़ी से ऊपर चढ़ता चला गया। दीवार के सिरे के करीब पहुंचकर इसने हाथ से रस्सी को थामे रखा और दूसरे हाथ से ओवरकोट उतारकर बिजली के नंगे तारों पर हाथ डाल दिया और इसके बाद वो इत्मीनान से दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। इसके दूसरी तरफ कूदते ही मार्टिन ने तेज़ी से रस्सी पकड़ी और फिर किसी फुर्तीले बंदर की तरह वो रस्सी का सहारा लेकर दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। यहाँ बॉस एक बाड़ के पीछे छुपा हुआ था। मार्टिन के नीचे आते ही इसने रस्सी को झटका देकर खींचा और फिर इसका आंकड़ा दूसरी तरफ फेंक दिया। रस्सी एक बार फिर तन गई। आओ मेरे साथ, बॉस ने रस्सी को वहीं छोड़ा और फिर रेंगता हुआ कोठी की इमारत की तरफ बढ़ने लगा। कोठी पर गहरा सकूत तारी था। कोठी की इमारत की तरफ बढ़ने लगा। वो कुत्ते कहीं नज़र नहीं आ रहे। मालूम नहीं बॉस, रिपोर्ट तो यही मिली थी कि कुत्ते मौजूद हैं, मार्टिन ने जवाब दिया। वो दोनों रेंगते हुए तेज़ी से कोठी की असल इमारत की उगबी सनमत में पहुंच गए। चंद लम्हों तक बॉस की इमारत के उगबी दीवार का जायज़ा लेता रहा। फिर वो खड़ा हो गया। इसने छत पर जाने के लिए एक पाइप ताड़ लिया था, मगर दूसरे लम्हे वो जैसे ही पाइप की तरफ बढ़ा, अचानक दो स्याह रंग के हेवले उछलकर इन पर आ पड़े और वो दोनों एक झटके से नीचे गिर पड़े।
ह्योला के मुंह से हल्की हल्की गुर्राहट निकल रही थी। इन दोनों ने नीचे गिरते ही फुर्ती से कलाबाजी खाई और इस तरह इन ह्योलों को, जो ब्लड हाउंड कुत्ते थे, के खौफनाक पंजों की जद से बाल बाल बच गए। मगर ह्योले एक बार फिर पलट कर इन पर चढ़ दौड़े। मगर इसी लम्हे बॉस का हाथ हरकत में आया और एक शोला सा चमका और इसके साथ ही एक ह्योला धप से ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके मुंह से अब भी दबी दबी गुर्राहट निकल रही थी। इधर दूसरा ह्योला मार्टिन के हाथ उलट पुलट हो रहा था। दूसरे लम्हे मार्टिन के हाथ ह्योले के गर्दन पर पड़े और इसने एक झटके से कुत्ते को दूर फेंक दिया। कुत्ता नीचे गिरते ही एक बार फिर उछला। मगर इसी लम्हे बॉस के हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर ने शोला उगला और वो एक धमाके से नीचे गिर गया। चंद लम्हों तक इसकी गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी, फिर वो बेहिस्सो हरकत हो गया। खासे खतरनाक कुत्ते थे, बॉस ने तवील सांस लेते हुए कहा। मगर बॉस, ये भौंके नहीं, सिर्फ गुर्रा रहे थे, मार्टिन ने हाँफते हुए कहा। हाँ, इन्हें गूंगा कर दिया गया होगा ताकि वो बेखबरी में अपने शिकार को झपट लें, बॉस ने कहा। और फिर इसने रिवॉल्वर जेब में डाला और तेज़ी से पाइप पर चढ़ता चला गया। मार्टिन ने भी इसकी पैरवी की और चंद लम्हों बाद वो कोठी की छत पर पहुंच गए थे। सीढ़ियों का दरवाज़ा इनकी तवक्का के मुताबिक खुला हुआ था, इसलिए वो बड़े इत्मीनान से सीढ़ियाँ उतरकर असल इमारत के अंदर दाखिल हो गए। सीढ़ियाँ अंदरूनी सहन में उतरती थीं। जैसे ही वो उतरकर सहन में पहुँचे, इन्हें एक कमरे में नीले रंग की रोशनी नज़र आई। यही डॉक्टर की ख्वाबगाह है, बॉस ने दबे लहजे में कहा और फिर वो पंजों के बल चलता हुआ ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुँच गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। बॉस ने झुककर की होल से आँख लगा दी। सामने ही मसहरी पर एक नौजवान स्लीपिंग सूट पहने गहरी नींद सोया हुआ था। बॉस तेज़ी से सीधा हुआ और फिर इसने जेब से एक बारीक सा तार निकाला और इसका सिरा घंटी की सूरत में मुड़ा हुआ था। इसने तार की होल में दाखिल किया और इसे मखसूस अंदाज में दाएं बाएं घुमाने लगा। इसका दूसरा हाथ हैंडल पर रखा हुआ था। चूँकि इसने हाथों पर दस्ताने पहन रखे थे, इसलिए इसे उंगलियों के निशान आ जाने की भी परवाह नहीं थी। चंद लम्हों की कोशिश के बाद अचानक तार का सिरा लेवल में फंस गया और दूसरे लम्हे हल्की सी क्लिक की आवाज़ उभरी और हैंडल दबता चला गया। बॉस ने फुर्ती से तार निकालकर वापस जेब में डाला और एहतियात से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मार्टिन भी इसके पीछे था। अंदर आकर बॉस ने दरवाजे के पट बंद कर दिए और फिर वो आहिस्ता से मिसहरी की तरफ बढ़ा। दोनों ने रिवॉल्वर हाथ में ले रखे थे। मिसहरी पर सोने वाला अभी तक गहरी नींद में था। बॉस इसे चंद लम्हों तक बगौर देखता रहा। यूँ लगता था जैसे वो किसी उलझन में मुब्तला हो। फिर इसने ऐसे अंदाज में कंधे झटके जैसे वो किसी फैसले पर पहुंच गया हो और दूसरे लम्हे इसने एक हाथ से सोए हुए नौजवान को बुरी तरह झंझोड़ दिया। नौजवान हड़बड़ा कर उठ बैठा और फिर अपने सामने दो नकाबपोशों को हाथ में रिवॉल्वर लिए देखकर खौफ और हैरत के मारे इसकी आंखें फटी की फटी चली गईं। बेख्तियार इसके मुंह से चीख निकल गई। मगर बॉस और मार्टिन बड़े इत्मीनान से खड़े रहे। इनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। चंद लम्हों बाद अचानक जहनी झटके से नौजवान संभल गया तो इसने हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? इसके लहजे में खौफ की लर्जिश नुमायाँ थी। खेल ख़त्म हो गया नवंबर, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। नवंबर? क्या मतलब? मेरा नाम ब्लेड है, नौजवान ने पहले से ज़्यादा हैरत-आमेज़ लहजे में कहा। नवंबर भी एक नाम ही है और इस नाम से तुमने ऐसी इजाद की थी जिसने लाखों यहूदियों को खाको खून में मिला दिया था। चुनांचे हमारे लिए ये नाम ज़्यादा अहमियत रखता है। मगर मैंने तो कोई ऐसी इजाद नहीं की। मेरा यहूदियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम्हें एक गलत फहमी हुई है। तुम्हें हमारा कार्ड मिल चुका है नवंबर। अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते। कार्ड? कैसा कार्ड? मुझे तुम्हारा कोई कार्ड नहीं मिला। यकीन करो कि मैं बेगुनाह हूँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है। कैलेंडर किलर के पास गलत फहमी की कोई गुंजाइश नहीं होती, समझे मिस्टर नवंबर? अब तुम्हारी मौत यकीनी है। हाँ, तुम्हारी ज़िंदा बचने की सिर्फ़ एक सूरत है कि तुम दिसंबर का पता हमें बता दो, क्योंकि तुम्हारी निस्बत दिसंबर के जराइम ज़्यादा हैं। अगर तुम हमें इसका पता बता दो तो हम वादा करते हैं कि हम चुपचाप चले जाएंगे। बॉस ने कुछ सोचते हुए कहा। दिसंबर? मुझे दिसंबर के बारे में क्या मालूम? मेरे तो ख्याल में भी कभी नहीं आया कि नवंबर दिसंबर भी नाम हो सकते हैं।
नौजवान ने जवाब दिया। बॉस गौर से इसे देख रहा था। नौजवान की आंखें बता रही थी कि वो सच बोल रहा है। ठीक है, हम इसे खुद ढूंढ लेंगे, तुम छुट्टी करो। ठहरो ठहरो, मुझे मत मारो, मैं बेगुनाह हूँ। नौजवान ने इनकी आंखों में दरिंदगी देखकर बौखलाते हुए कहा। वो तेज़ी से उठकर खड़ा हो गया। उठते हुए वो लड़खड़ाया था और इसने साइड टेबल का सहारा लिया था। फिर वो सीधा हो गया। अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो यकीन करो तुम दूसरा सांस नहीं ले सकोगे। अगर तुम ज़िंदगी चाहते हो तो मेरे चंद सवालों के सही सही जवाब दे दो। बॉस ने कुछ सोचते हुए कहा। पूछो पूछो, यकीन रखो, अगर मुझे मालूम होगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा। नौजवान की आंखों में उम्मीद की किरणें जगमगा उठी थीं। तुम कौमी लेबॉर्ट्री नंबर 1 में काम करते हो? हाँ। क्या डॉक्टर राशेल भी वहाँ काम करता है? डॉक्टर राशेल वो बूढ़ा तो नहीं जो जर्मनी से फ़रार होकर यहाँ आया था? नौजवान ने चौंकते हुए पूछा। हाँ वही। वो तो डिफेंस लेबॉर्ट्री नंबर 2 में काम करता है और लेबॉर्ट्री के अंदर ही रहता है। वहाँ इसकी क्या पोस्ट है? वो डिफेंस रिसर्च स्कॉलर है, नौजवान ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि बॉस कोई जवाब देता, अचानक इसे बाहर कदमों की आहट सी सुनाई दी। इसके एसाब तन गए। मार्टिन भी चौंक पड़ा था, मगर इससे पहले कि वो कुछ करते, अचानक दरवाज़ा एक धमाके से खुला और टॉमी गन संभाले 2 सिपाही उछल कर अंदर आ गए। और ऐन इसी लम्हे बॉस के रिवॉल्वर से शोला सा निकला और नौजवान डॉक्टर जो अब इत्मीनान से खड़ा था, सीने पर हाथ रखे फर्श पर एक धमाके से गिर गया। और इसके साथ ही इन दोनों ने इंतहाई फुर्ती से छलांगें लगाईं और एक कदम अलमारी की आड़ में हो गए। और ठीक इसी लम्हे टॉमी गन की रीट की आवाज़ से कमरा गूंज उठा। गोलियों की बौछार ने अलमारी को उधेड़ डाला था। अगर इन्हें एक लम्हे की भी देर हो जाती तो यकीनन सैकड़ों गोलियां इनके जिस्म के पार हो चुकी होती। बॉस ने अलमारी की आड़ में होते ही फुर्ती से जेब में हाथ डाला और फिर सफ़ेद रंग की एक गेंद अलमारी की आड़ से कमरे में फेंक दी। गेंद के फर्श पर गिरते ही एक खौफनाक धमाका हुआ और पूरे कमरे के सिपाहियों समेत चीथड़े उड़ गए। कमरे की छत भी एक खौफनाक धमाके से नीचे आ गिरी थी, मगर वो दोनों अलमारी की आड़ में होने की वजह से मलबे में दबने से बच गए। धमाके की आवाज़ ख़त्म होते ही बॉस ने पूरी कुव्वत से अपने ऊपर गिरी हुई अलमारी को ज़ोर से धकेला और फिर मार्टिन का हाथ पकड़कर तेज़ी से कमरे की पुश्ती दीवार की तरफ बढ़ गया। कमरे में गुर्दो गबार इस कदर था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर बॉस मलबे को फैलता हुआ उकबी दीवार तक पहुंच ही गया। उकबी दीवार में काफ़ी बड़ा शुगाफ हो चुका था, जिसमें गुर्दो गुबार भरा हुआ था। वो दोनों इस शिगाफ से निकले और फिर दीवार के साथ ही ज़मीन पर लेट गए। गिरदो गुबार की ज़्यादती ने इन्हें कैमोफ्लाज कर रखा था। कोठी में कदमों के दौड़ती हुई आवाज़ें इधर से उधर और उधर से इधर जाती हुई सुनाई दे रही थीं, और इसके साथ ही सीटियों ने शोर बर्पा कर रखा था। बॉस ने लेटे जेब में हाथ डाला और फिर एक और इसी किस्म की गेंद निकालकर पूरी कुव्वत से शिगाफ के अंदर फेंक दी। एक बार फिर खौफनाक धमाका हुआ और इस बार यूँ महसूस हुआ जैसे क़यामत बर्पा हो गई हो। ज़मीन तक लरज़ने लगी थी। बॉस और मार्टिन धमाका होते ही तेज़ी से रेंगते हुए उकबी दीवार की तरफ बढ़ते चले गए। दौड़ते हुए कदम अब असल इमारत के गिर्द ही महदूद हो गए थे। मुख्तलिफ़ आवाज़ों का एक शोर बरपा था और दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन चीखते हुए नज़दीक आते जा रहे थे। बॉस ने उकबी दीवार के करीब पहुंचते ही तेज़ी से एक तरफ रेंगना शुरू कर दिया और फिर जल्द ही वो इस जगह पहुंच गया जहां रस्सी लटकी हुई थी। बॉस ने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा। पूरी कोठी पर एक अंधेरा सा छाया हुआ था और गिरदो गुबार के एक दबेज बादल ने कोठी को चारों तरफ से घेर रखा था। बॉस ने रस्सी को खींचकर देखा और फिर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ता चला गया और चंद लम्हों बाद वो दूसरी तरफ कूद चुका था। इसके चंद लम्हों बाद ही मार्टिन भी दूसरी तरफ कूद गया और फिर वो दोनों पंजों के बल दौड़ते हुए एक और कोठी की मुत्तसिल गली में घुसते चले गए। इर्द गिर्द कोठियों में धड़ाधड़ रोशनियां जलती चली जा रही थीं और लोग बाहर निकलने लग गए थे, मगर बॉस और मार्टिन की खुशकिस्मती कि डॉक्टर की उकबी कोठी वैसे ही तारीख पड़ी थी। वो गली में बेतहाशा दौड़ते चले गए। अलबत्ता इनकी इम्कानी कोशिश यही थी कि इनके कदमों की आवाज़ ना उभरे और पैरों में पहने हुए रबड़ सोल के जूते इस बात में इनके बेहतरीन मावन साबित हो रहे थे।